नमस्कार। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की क्लासेस में। हम लोग थोड़ा सा फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के बारे में बेसिकली मैं बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। कोशिका में बहुत सारे मैंने क्लास ले चुका हूं, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उसमें जाकर देखिएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये नाम आप देखिएगा थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है तो आपको समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें, वीडियो का स्किप नहीं करें, ठीक है। और मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जो होता है किसे कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जो होता है कौन होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। या तो आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे इसके बारे में। अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम को कहते हैं। अब बात ये आता है कि हम लोग इसको राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्यों इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। चलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्यों कहा जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात कि राइबोसोम जो होता है ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। सबसे पहला चीज कि ये प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण। सबसे पहला काम क्या होता है कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक। दूसरा काम इसका दूसरा काम जो होता है ये क्या करता है, प्रोटीन का, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का उत्पादन स्थल कौन है, पहला तो हो गया प्रोटीन का संश्लेषण करता है, लेकिन राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का उत्पादन भी करता है, प्रोटीन उत्पादन। प्रोटीन उत्पादन स्थल, ठीक है। ये दो चीजों से स्पष्ट होता है। प्रोटीन का पहला चीज के संश्लेषण किया, ठीक है, उसके बाद ये प्रोटीन का उत्पादन किया, ठीक है। प्रोटीन के उत्पादन करने से, प्रोटीन के उत्पादन जो करता है, प्रोटीन का उत्पादन स्थल क्या है, राइबोसोम है। प्रोटीन का उत्पादन स्थल कौन है, राइबोसोम है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन के उत्पादन करने से ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। जो जिस चीज़ का उत्पादन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री उत्पादन करना कहा जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा इंटरेस्टेड चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सेल से ही, लेकिन आप वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं, ठीक है। आप बने रहिएगा मेरे साथ। आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, या तो आप जानते हैं, ठीक है, या नहीं जानते हैं। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें ताकि मैं मेरा हमसे जो हो पाया है मैं आपके सामने मैं बताने की कोशिश करूंगा या बता रहा हूं, ठीक है। मेरी मेहनत जितना लगा है इस वीडियो को बनाने में, हम आपसे आशा करते हैं कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, अपने दोस्तों को बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। सबसे पहला चीज कि पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं। क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ पे कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। देखिए कोशिका का ऊर्जा गृह जो होता है, सबसे पहले हम लोग चलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इससे पहले ये मैंने कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर अल्टमैन ने किया था,
ऑल्टमैन ने किया था। इसका डिस्कवर कौन किया था? ऑल्टमैन। और ये कब किया था मैं आपको बता दूं, 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किया था। ठीक है। ऐसे तो माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बता दूं कि बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। और चलिए तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका डिस्कवर ऑल्टमैन ने किया था 1890 ईस्वी में। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन ने किया, लेकिन ऑल्टमैन ने क्या किया, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट दिया। क्या दिया? बायोब्लास्ट। आप याद रखेंगे, यहां से पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने बायोब्लास्ट कहा था, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को किसने बायोब्लास्ट के नाम दिया था। ठीक है। बायोब्लास्ट का नाम किसने दिया था? ऑल्टमैन ने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंड्रा ने दिया था। यहाँ पे दो चीजें निकल के आती है। पहला चीज कि ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था। क्या कहा था? बायोब्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया वो बेंड्रा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज ऑल्टमैन ने किया, लेकिन इसका नामकरण जो किया बेंड्रा ने किया। यहाँ से दो चीज निकल के आती है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा? ऑल्टमैन ने कहा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? बेंड्रा ने दिया। ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पर। ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें बहुत सारे अश्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत सारे अश्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे ऊर्जा क्या होते हैं? संचित रहते हैं। और वो किस में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहते हैं। और वो कहाँ संचित रहते हैं? एटीपी में। एटीपी में संचित रहते हैं। कहाँ संचित रहते हैं? एटीपी में। और एटीपी का फुल फॉर्म मैं बता दूं क्या होता है? एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है। तो एटीपी का फुल फॉर्म आप यहाँ पे जान गए, एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और ये ऊर्जा जो होता है, ये तो क्लियर हो गया ना, एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा जो होता है वो कहाँ जमा रहता है? एटीपी में जमा रहता है। और जैसे ही ऊर्जा का रिक्वायरमेंट होता है, जहां भी ऊर्जा की जरूरत होता है, ये क्या करता है? यहाँ से ट्रांसफर कर देता है। एज लाइक पावर हाउस के जैसा। जैसे आप देखे होइएगा कि बिजली घर जो होता है, जहाँ से बिजली उत्पादन होता है, वो क्या करता है? सब स्टेशन को दे देता है। ठीक है। वहाँ से बिजली आके वहाँ पे जमा होता है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी तरह क्या करता है? एटीपी जो होता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है ऊर्जा का, वो यहाँ से क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। इसलिए कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें बहुत सारे अश्वसनीय एंजाइम जमा रहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि ये क्या करता है कि जितने भी ऊर्जा इसमें संचित रहते हैं, जितने भी ऊर्जा इधर उधर भटकते हैं, वो क्या करता है? ऊर्जा को संचित कर लेता है। कौन कर लेता है? एटीपी कर लेता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है। और ये क्या करता है? एटीपी जहां भी ऊर्जा का रिक्वायरमेंट होता है, जहां भी ऊर्जा की जरूरत होता है, एटीपी क्या करता है? यहाँ से अपने पास से ट्रांसफर कर देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है। हमको आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपसे नम्र निवेदन है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और चलिए आगे हम लोग चलते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल। स्टोर हाउस ऑफ द सेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए स्टोर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ द सेल वैल्यूल्स को बोला जाता है, जिसका हिंदी होता है रसधानियाँ या रिक्तिकाएँ, या क्या बोलते हैं इसको? रिक्तिकाएँ बोलते हैं या रसधानियाँ बोलते हैं। ठीक है। इसका इंग्लिश जो होता है वॉल्क्यूल्स होता है। अब देखिए इसको स्टोर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? इसको स्टोर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो एक स्टोर रूम रखते हैं, जिसमें सभी पदार्थों को, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ रहता है या कुछ अलग हम लोगों को जरूरी चीज़ से अलग रहता है, या जिसको हम लोगों को काफ़ी दिन के बाद मतलब रेगुलर यूज में नहीं रहता है, उसको कभी कभी यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? घर से बाहर एक स्टोर हाउस बना के
या उसमें डाल देते हैं। उसी तरह हमारे सेल में ये जो है स्टोर हाउस का काम करता है। वॉल्क्यूल्स जो होता है वो क्या होता है, स्टोर हाउस का काम करता है। ये क्या करता है, सभी चीज़ों को एकत्रित करता है, स्टोर करता है। अब देखिए स्टोर हाउस जो होता है, कोशिका द्रव में भरे हुए वो स्थान, कोशिका द्रव में भरे हुए वैसे स्थान जिनके चारों ओर प्लाज्मा रहता है, जिसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली रहता है, प्लाज्मा झिल्ली के समान रिक्तियां होती है। देखिए कहने का मतलब ये है कि कोशिका द्रव से भरे हुए वो स्थान, जैसे मान लेते हैं ये आपका कोशिका द्रव, जिसके चारों ओर क्या रहता है, कोशिका झिल्ली होता है। उस चारों ओर क्या होता है, कोशिका झिल्ली। मैंने एक स्ट्रक्चर बना के आपको बहुत अच्छा से समझाया था, अगर आप नहीं देखे होइएगा तो मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। इसी सेल का ही, हम लोग सेल में ही चल रहे हैं अभी, सेल कोशिका, कोशिका सेल में ही हम लोग चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो वॉल्क्यूल्स जो होता है ये क्या करता है, सभी चीज़ों को स्टोर करता है। मैं डिफिनेशन बता दूं वॉल्क्यूल्स का, कोशिका द्रव में भरे हुए वैसे स्थान जिनके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली के समान रिक्तियां झिल्ली पाई जाती है, जिसे रसधानियां कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वॉल्क्यूल्स क्या करता है, सभी जितने भी पदार्थ होते हैं उनको स्टोर कर लेता है। जैसे क्लोराइड सल्फेट, फॉस्फेट, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार के रंग। अब विभिन्न प्रकार के रंग जो होता है, ये रंग से कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो होता है रंग वाला बात जो होता है, ये आपको पेड़ पौधों में ज़्यादातर होता है। जैसे पत्ती का रंग हरा होता है, लेकिन जो कलरफुल होते हैं यानी फ्लावर जो होते हैं उनका तो रंग अलग अलग होता है। तो ये रंग का जो भी ये क्या करता है, संग्रह करता है। वॉल्क्यूल्स जो होता है ये क्या करता है, रंगों का संग्रह भी करता है, ठीक है। और अपशिष्ट पदार्थ में जो भी पदार्थ, जैसे मिनरल्स हो गया, या आप कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वसा हो गया, ये सभी चीज़ों को ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ में आते हैं, ये सभी चीज़ों को क्या करता है, स्टोर करता है। ये सारी चीज़ों को स्टोर करने के कारण ही इसे स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब बात ये आता है कि स्टोर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, वॉल्क्यूल्स को कहते हैं, जिसका हिंदी रसधानियाँ होता है या रिक्तिकाएं होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सुसाइड बेग ऑफ द सेल किसे कहते हैं, ठीक है। सुसाइड बेग ऑफ द सेल हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। सुसाइड बेग ऑफ द सेल किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। देखिए आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग मतलब होता है आत्मघाती थैली, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है आत्मघाती की थैली होता है। और ये क्यों होता है थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किसके आकार का होता है, शू के आकार का होता है, जूते के आकार का होता है। अब देखिए ये जो है आगे वाला क्या है, पोर्शन पतला है और पीछे वाला चौड़ा है। मतलब आप देखिएगा ध्यान से इसको, तो वो किसके आकार का दिखाई देगा, जूते के आकार का दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है क्या है, मेसोसोम है। ये अंदर वाला पार्ट क्या है, मेसोसोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अंदर वाला पार्ट जो है इसको मेसोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर वॉल बोलते हैं। मतलब अंदर की दीवार, जो सेल का अंदर का दीवार जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर वॉल बोलते हैं, ठीक। और ये आउटर वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर वॉल बोलते हैं। और ये जो संरचना बनी हुई है इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर आप समझ गए। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके डिस्कवर्ड के बारे में। देखिए लाइसोसोम का डिस्कवर्ड कौन किया था, डी दुबे ने किया था। कौन किया था, डी दुबे ने किया था। अब देखिए ईसवी सन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ईसवी सन में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसलिए कंफ्यूजन है, देखिए बहुत सारा एडिशन मैंने पढ़ा तो उसमें क्या दिया था, 1958 दिया था। एक मैंने एडिशन पढ़ा तो उसमें 1955 दिया, सॉरी हाँ 1955 दिया। और तीसरा एडिशन मैंने पढ़ा तो 1949। और ये वाला एडिशन मैंने आपको गूगल किया तो गूगल से पता चला कि 1955 ईस्वी में लाइसोसोम का खोज हुआ था, जिससे डी दुबे ने किया था, ठीक है, 1955 ईस्वी। लेकिन मैं पुराना एडिशन पढ़ा तो उसमें आपको 1958 ईस्वी मिला और 1949 ईस्वी। ये तीनों आप थोड़ा सा हमको भी बताएंगे आप कमेंट करके, ठीक है। तो हमको अच्छा लगेगा कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, ठीक। आपके लिए एक मैंने वर्क भी रख दिया कि आप इसको क्या करेंगे, पता करके पढ़ के बताएंगे कि ये इसमें से कौन करेक्ट है। मेरे देखने से ये बीच वाला जो है 1955 वाला जो है वो करेक्ट है। लेकिन मैंने एक बुक पढ़ा, बुक में ये मिला था हमको, और दूसरा एडिशन मैंने एनसीईआरटी का पढ़ा तो एनसीईआरटी में भी यही मिला हमको, ठीक। लेकिन एनसीईआरटी को ही हम लोग मेन मुख्य रूप से लेके चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो होता है बिहार का अच्छा लेवल का बुक होता है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे।
तो 1958 ईस्वी में क्या किया था, डी दुबे ने लाइसोसोम का खोज किया था। अब हम लोग आते हैं कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, इसको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और इसका आकार जो होता है काफ़ी छोटा होता है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिकांग, कोशिकांग पाए जाते हैं और इसका कोशिकांग का आकार जो होता है काफ़ी छोटा होता है और इसमें काफ़ी सारे जीव द्रव को घुला देने की क्षमता होता है। इसमें काफ़ी सारे जीव द्रव को घुला देने की क्षमता होता है और कोशिकांग का जब उपापचय होता है, जब कोशिका का उपापचय होता है मतलब उसका संश्लेषण होता है, तो उसमें कोई व्यवधान आ जाता है। व्यवधान आने के कारण कोशिका क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। कोशिका जो होता है क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तब लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है। लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है। फटने के कारण बहुत सारे कोशिका जो होता है नष्ट हो जाता है। बहुत सारे कोशिका क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिका का सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ अच्छा तरह से और इससे अच्छा कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक गुजारिश है आपसे कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी मन लगे रहे। लाइक करें, शेयर करें और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप वीडियो देखें लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब कराएं अपने दोस्तों के साथ, जो भी है आपके अगल बगल में सबको बोले। ठीक है, और सब्सक्राइब कराएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।